हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जो कि है आपकी आगाज सीरीज, जिसमें मैं एक एक पॉइंट, एक एक चीज जो एनसीईआरटी की है वो क्लियर कर रही हूँ। ये जो लेक्चर्स हैं दैट इज बेनिफिशियल फॉर क्लास 11 12 एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2025। सारी की सारी वीडियो लेक्चर जो है दैट इज ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री बैचेस है। आप यहाँ से बहुत अच्छी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बायोलॉजी जो है आपकी एकदम बिल्कुल टिप्स पे हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगस्त स्टार्ट हो चुका है, तो आज की जो वीडियो अपलोड होगी दैट इज 1 अगस्त स्टार्ट हो चुका है आपका आज। 2-3 दिन अभी बीच में वीडियो अपलोड नहीं हुई। नेक्स्ट टाइम से आई विल बी मोर केयरफुल। पहले से ही एक्स्ट्रा वीडियोस रखूंगी ताकि अगर वीडियो अपलोड नहीं होती है तो उस दिन वो वीडियो जो है अपलोड की जा सके। ठीक है। नेक्स्ट जितनी भी आपकी सारी डिटेल्स हैं वो सारी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड भी कर दूंगी, सो दैट आपको इस चैनल पे आपकी जितनी भी और रिलेटेड वीडियोस है वो भी आपको मिलती रहे। कब कौन से एग्जाम्स हो रहे हैं, कब किसकी काउंसलिंग हो रही है, उन सब के बारे में भी ध्यान रखूंगी। तो अगर हम अगस्त की बात करें तो इस अगस्त में हम क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है। एज यू ऑल नो, टोटल आपके 32 चैप्टर्स हैं। टोटल चैप्टर्स कितने हैं? दैट इज 32 चैप्टर्स हैं। ठीक है। अगर इन 32 चैप्टर्स की बात करें तो जो हमारे जूलॉजी और बॉटनी में डिवाइडेड है, मैंने जो सीरीज स्टार्ट की है वो है आपकी आगाज सीरीज, जो कि अभी तक बहुत स्लो पेस पे चल रही थी, लेकिन इस महीने में बहुत सारी चीजें कवर करूंगी। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। हर एक चीज की मैंने डिटेल दी है, आराम से वीडियो चलती है, हर एक चीज एक्सप्लेन करती हूँ इस चैनल पे मैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जूलॉजी की, तो जूलॉजी में आपके 15 चैप्टर्स हैं और बॉटनी में आपके 17 चैप्टर्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये जो 17 और 15 का रेशियो है, तो अगस्त में हम क्या क्या कंप्लीट करेंगे। अगस्त में एक तो आपका मॉलिक्यूलर बेसिस जो होने वाला है कंप्लीट, वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस भी मैं इसी महीने कंप्लीट करा दूंगी। हर रोज आपको एक वीडियो देखने को मिल जाएगी। और अगर इसके अलावा हम बात करें तो इवोल्यूशन भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इवोल्यूशन जो है आपका जूलॉजी का चैप्टर है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो है आपके बॉटनी के चैप्टर्स हैं। तो आपकी पूरी एक यूनिट कवर हो रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें और हम क्या करने वाले हैं, इवोल्यूशन के साथ एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन करके चैप्टर है जिसका मैंने कॉकरोच एक्सप्लेन कर दिया है, वो मैं कंप्लीट करा दूंगी। कॉकरोच कंप्लीट हो चुका है हमारा। ठीक है। इसका मतलब एक फ्रॉग की वीडियो भी अलग से आएगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, और हम इस महीने क्या कंप्लीट करेंगे, दैट इज हम इस महीने और कंप्लीट करेंगे मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी। ठीक है। मॉर्फोलॉजी कंप्लीट करेंगे, एनाटॉमी कंप्लीट करेंगे, और इकोलॉजी के जो आपके 3 चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट करेंगे। डोंट यू थिंक ये बहुत सारा कंप्लीट करने वाले हैं? हाँ, हम इतना सारा कंप्लीट करेंगे। ठीक है। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10, 10 चैप्टर्स, ये 11 मैंने कॉकरोच जो है आपका कंप्लीट कर दिया है। तो 32 चैप्टर्स में से आपके इतने चैप्टर जो है इस मंथ कंप्लीट होने वाले हैं। तो फटाफट से जाइए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना लेक्चर और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और अच्छा बनाएं, बिकॉज बहुत कम दिन बचे हैं आपके नीट 2025 के लिए। लास्ट में वीडियोस आएंगी कि आप 30 डेज में कंप्लीट कर लीजिए, 40 डेज में कंप्लीट कर दीजिए, 1 डे 1 चैप्टर, वो भी मैं कंप्लीट कराऊंगी, लेकिन वो लास्ट में रिवीजन पर्पस के लिए। अगर लेक्चर अभी पेस से चल रहा है, आराम आराम से चल रहा है, हर एक चीज को आप समझ सकते हैं, तो
तो फटाफट कंप्लीट कीजिए। उसके अलावा अगर आप एमसीक्यू चाहते हैं मैं वो कंप्लीट कराऊं तो मैं वो भी कंप्लीट कराऊंगी। जस्ट यू हैव टू मेक पेशेंस एज वेल एज अपने लेक्चर जो है यहाँ से इतने जो है कंप्लीट कीजिए एज सून एज पॉसिबल। तो चलिए जो आज का चैप्टर है उसे फटाफट से स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज जो है हम इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम इवोल्यूशन की हम बात करें तो हमने इवोल्यूशन में जो है क्या क्या पढ़ लिया था उसको फटाफट से देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन पढ़ी थी, जिसमें हमने थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑर्गन पढ़ा था, जो कि लेमार्क ने दिया था, जो कि एक फ्रेंच के नेचुरलिस्ट थे। उन्होंने बताया था कि जो जिराफ की लॉन्ग नेक है वो इस वजह से हो गई क्योंकि वो एक टॉल ट्रीज पे लीफ ले रहे थे, तो आगे जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती गई वैसे वैसे हो गई। उसके बाद एक आई थी थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी जर्म प्लाज्म, जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं है। वो थ्योरी जो दी थी दैट वाज गिवन बाय वेसनमैन, जिन्होंने दो टाइप के प्रोटोप्लाज्म बताए थे, एक जर्म प्लाज्म एक सोमैटोप्लाज्म। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फिर हमने पढ़ा था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसमें हम पढ़ा था कि ये चार्ल्स डार्विन ने दी थी। उसी टाइम पे एक दूसरे साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड वॉलिस, दोनों ने दी थी। एक एचएमएस बीगल शिप पे गैलापागो आइलैंड गए थे और उसी टाइम पे एक मलय आर्कियोपेलो आइलैंड गए थे। दोनों के दोनों जो है इन्फ्लुएंस हुए थे थॉमस माल्थस की पॉपुलेशन वाली थ्योरी से। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ नेचुरल सिलेक्शन के एग्जांपल से, जो मैंने कहा था मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, जो कि आज कवर होंगे। नेक्स्ट हमने म्यूटेशन थ्योरी पढ़ी थी, दैट वाज आल्सो गिवन बाय हुगो डी वेरिस, जिन्होंने इवनिंग प्रिमरोज में काम किया था। इसके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। और फिर था हमने मॉडर्न थ्योरी पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जब किसी भी न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन होती है, और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज को क्या कहा जाता है, स्पीशिएशन कहा जाता है। सो इसके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है दैट इज अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन या थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन और ह्यूमन इवोल्यूशन। ये जो टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए आज का जो लेक्चर है फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो हमने सबसे पहला एग्जांपल पढ़ा था दैट इज इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। एक हमें इंडस्ट्रियल दैट इज इंडस्ट्रियल मेलानिज्म के बारे में पढ़ना है। और किसके बारे में पढ़ना है, डार्विन फिंचेस के बारे में पढ़ना है, जो कि आप एडेप्टिव रेडिएशन में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे उसके बारे में, आप कहाँ पढ़ेंगे, एडेप्टिव एडेप्टिव रेडिएशन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, दैट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट माइक्रोब के बारे में पढ़ेंगे। रेजिस्टेंट माइक्रोब के बारे में पढ़ेंगे। और किसके बारे में पढ़ेंगे, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ पेस्टिसाइड, इवोल्यूशन ऑफ पेस्टिसाइड के बारे में पढ़ेंगे, रेजिस्टेंट मॉस्किटोज के बारे में। तो फटाफट से लेक्चर शुरू करते हैं और सबसे पहला जो अपना टॉपिक है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, उसके बारे में देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल मेलानिज्म की, तो हमें पता होना चाहिए इंडस्ट्रियल मेलानिज्म कहाँ देखा गया था, दैट वाज सीन इन इंग्लैंड। दो चीजें थी, एक था बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इंडस्ट्री आने से पहले, और इंडस्ट्री आ जाने के बाद, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। और दूसरा था आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन और आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, तो एक बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन नाम से पता चल रहा है, अगर इंडस्ट्री नहीं है तो पॉपुलेशन होगी नहीं होगी, दैट इज नो पॉल्यूशन, सॉरी, कोई पॉल्यूशन होगा, बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं होगा। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन कब की बात की जा रही है, दैट इज 1850 की बात की जा रही है। तो अगर पॉल्यूशन नहीं है तो एक लाइकन करके ऑर्गेनिज्म होता है, वो ट्री की बार्क पे ग्रो होने लगेगा। इसका मतलब आपको क्या पता चला कि लाइकन कहाँ ग्रो होता है,
लाइकन वहां ग्रो होता है जहां पे पॉल्यूशन नहीं होता है, लाइकन उस जगह पे ग्रो होता है जो पॉल्यूटेड एरिया नहीं होते हैं। तो आपको क्या देखने को मिला, लाइकन ग्रो इन द बार्क ऑफ ट्री, ट्री की बार्क में ग्रो होने लगा। ठीक है, दो तरीके के हमारे मॉथ थे। ठीक है, कौन से मॉथ थे, मॉथ जो थे वो दो तरीके के थे, एक थे व्हाइट विंग मॉथ, व्हाइट विंग मॉथ, और दूसरे थे डार्क विंग मॉथ। दो तरीके के मॉथ थे, एक थे व्हाइट विंग मॉथ और एक था डार्क विंग मॉथ। अगर हम व्हाइट विंग मॉथ की बात करें तो जो था पॉल्यूशन था नहीं, तो वो जब लाइकेन जो है जहां ग्रो कर रहा था दैट इज अ बार्क ऑफ ट्री पे, तो अगर वहां पे व्हाइट विंग मॉथ जो होगा वो इजिली कॉम्बो फ्लॉज हो जाएगा, मतलब इजिली वहां पे घुल मिल जाएगा। लेकिन उसी तरीके से डार्क विंग मॉथ जो है अगर वो लाइट बैकग्राउंड में होगा, जैसे सपोज ये जो है, ये आपका बैकग्राउंड कैसा है, डार्क बैकग्राउंड, तो मैं लाइट कलर का लिख रही हूँ तो आपको समझ में आ रहा है, अगर यहीं पे मैं ब्लैक पेन से लिखूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। उसी तरीके से अगर लाइट बैकग्राउंड होता, अगर व्हाइट होता, तो व्हाइट के ऊपर जब मैं ब्लैक से लिखूंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको क्या दिख रहा है कि अगर मैं व्हाइट के ऊपर व्हाइट से लिखूंगी तो व्हाइट विंग माउथ जो है वो इजिली कॉम्बो फ्लेज हो रहे थे, लेकिन डार्क विंग माउथ जो थे वो इजिली दिख रहे थे, किसकी वजह से, व्हाइट बैकग्राउंड की वजह से, बिना पॉल्यूशन की वजह से। ठीक है, तो व्हाइट विंग मॉथ जो है वो क्या हो रहे थे, इजिली क्या हो रहे थे, इजिली कॉम्बी फ्लेज हो रहे थे, that is camouflage in light बैकग्राउंड। डार्क विंग मॉथ जो थे, डार्क विंग मॉथ क्या होंगे, आपको इजिली दिख जाएंगे, इजिली सीन बाय, इजिली दिख रहे हैं, इजिली सीन बाय, इजिली सीन बाय प्रेडेटर, इजिली अच्छे से दिख जाएंगे प्रेडेटर। तो आपको यहाँ पे क्या पता चला, किसका ज्यादा होगा, व्हाइट विंग ज्यादा होंगे कि डार्क विंग ज्यादा होंगे, तो आपको पता चला व्हाइट विंग, व्हाइट विंग ज्यादा होंगे और डार्क विंग कम होंगे। ठीक है, अगर हम आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात करें, जब इंडस्ट्री आ गई तो उस टाइम पे पॉल्यूशन क्या हो गया, बढ़ गया। अगर इंडस्ट्री अगर किसी जगह सेटल हो जाएगी तो वो एरिया कैसा हो जाएगा, पॉल्यूटेड, पॉल्यूटेड हो जाएगा तो पॉल्यूशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो लाइकेन अब की बार ग्रो नहीं करेंगे बाग के ऊपर, लाइकेन डिसअपियर, डिसअपियर, क्यों, क्योंकि वो पॉल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं करते, डज नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज। ठीक है, अब आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, यहाँ पर अगर पॉल्यूटेड एरिया में नहीं दिखेंगे तो डार्क वाली जगह में व्हाइट चीजें दिख जाएंगी। तो अब की बार क्या होगा, जो आपके व्हाइट विंग मॉथ हैं वो क्या हो रहे हैं, इजिली प्रिडेटेड बाय, इजिली प्रिडेटेड बाय बर्ड्स, बर्ड जो है वो इन्हें इजिली देख लेंगे। और डार्क वाले क्या हो जाएंगे, कॉम्बो फ्लॉज हो जाएंगे क्योंकि पॉल्यूशन है हर जगह, और डार्क वाले क्या हो जाएंगे, इजिली कॉम्बो फ्लॉज हो जाएंगे। तो अब आपको क्या दिखा, अब आपको दिखा कि डार्क वाले जो हैं वो ज्यादा हो गए और व्हाइट वाले जो हैं वो कम हो गए। इज इट क्लियर, ये था इंडस्ट्रियल मैनरिज्म के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम टॉपिक के बारे में पढ़े पढ़े तो आपको दो चीजें क्लियर हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री आई या नहीं आई,
इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन और आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिफोर और आफ्टर। ठीक है, जब बिफोर नहीं थी इंडस्ट्री तो जो आपके वाइट विंग वाले थे वो ज्यादा थे, वाइट विंग मॉथ जो थे वो ज्यादा थे, और डार्क विंग वाले कम थे। जब इंडस्ट्री आ गई तो व्हाइट विंग वाले कम हो गए और डार्क विंग वाले बढ़ गए। इज इट क्लियर? ये था इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में गिवन हुआ है, गिवन है। एक न्यूट्रिएंट मीडियम है, ये है आपकी कॉलोनी ए और ये है आपकी कॉलोनी बी। यहाँ पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन जैसे ही चेंज हुआ मीडियम में, चेंज इन मीडियम, चाहे कुछ भी चेंज हुआ हो, चाहे टेम्परेचर में चेंज हुआ हो, पीएच में चेंज हुआ हो, कुछ भी चेंज हुआ, उसकी वजह से सिर्फ इतने रह गए, बाकी सब चले गए। तो आपको क्या दिखा, ये नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है ना, नेचर कैसा सेलेक्ट कर रही है, जो ज्यादा फिट है वो उतना रह रहा है। ठीक है, जब इंडस्ट्री नहीं थी तो वो इजिली कॉम्बोफ्लेज हो रहे थे तो डार्क विंग वाले पकड़े जा रहे थे। जब इंडस्ट्री आ गई तो डार्क विंग वाले इजिली कॉम्बोफ्लेज हो रहे थे तो लाइट विंग वाले पकड़े जा रहे थे। उसी तरीके से माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट में एक कल्चर मीडिया, उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे ही उसका हमने मीडियम चेंज किया, टेम्परेचर चेंज किया, पीएच चेंज किया, कुछ भी चेंज किया, तो थोड़े से ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह गए। वो जितने रह गए वो ऐसा क्यों हुआ? फिटनेस आपको क्या दिखी, बी वाले की ज्यादा दिखी? फिटनेस ऑफ बी जो है इज बेटर देन ए, ए से ज्यादा अच्छी है। ऐसा क्यों? ए से ज्यादा क्यों अच्छी है? बिकॉज दे सर्वाइव, वो जी गए। ठीक है, दे सर्वाइव ड्यू टू एडेप्शन इन देम, क्योंकि उन्होंने अपने आप में क्या कर ली, एडेप्शन कर ली। इन देम बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ एनवायरमेंट, मतलब जैसे ही एनवायरमेंट में चेंज आया वैसे ही उसके हिसाब से उन्होंने क्या किया, अपने अंदर एडेप्शन कर ली। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपको क्या समझ में आया यहां से? यहां से अगर आप देखें तो आपको एक चीज समझ आई होगी, जो रेट ऑफ अपीरियंस है, रेट ऑफ अपीरियंस है किसी भी नई स्पीशीज का, न्यू स्पीशीज का, वो किससे रिस्पॉन्सिबल होता है? दैट इज लिंक टू द, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म। लाइफ की ऑर्गेनिज्म की जिंदगी कितनी है। अगर आपको जल्दी जल्दी ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं, इसका मतलब उसका ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन है वो बहुत छोटा है। अगर आपको बहुत देर बाद देखने को मिल रहा है तो लाइफ स्पैन बहुत बड़ा है। ठीक है, अब माइक्रोबियल की जो माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट जो अकर हो रहा था वो थोड़े दिन में ही हो रहा था। अगर उसकी जगह हम बर्ड्स और फिशेस का करते तो हमें पता चलता कि वो बहुत ईयर्स में होता, क्योंकि उनका लाइफ स्पैन क्या होता है, बड़ा होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट मॉस्किटोज। तो क्या होता है, मॉस्किटोज जो होते हैं उन बहुत सारे मॉस्किटोज जो होते हैं पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट हो जाते हैं। अब जैसे अगर हम बात करें तो मच्छर वगैरह जो है वो ऑल आउट से नहीं मरते, क्योंकि उन्होंने उससे अपने आप को क्या कर लिया है, रेजिस्टेंट कर लिया है। तो अब जितनी भी नई वेराइटीज आती है वो ऑल आउट वगैरह से क्या होती है, रेजिस्टेंट होती है। उसी तरीके से ज्यादा हर्बिसाइड यूज करने से, एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड से, एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड से या पेस्टिसाइड से क्या हुआ,
हमें देखने को मिला जो माइक्रोब्स या मॉस्किटोज की वेराइटीज थी वो उसकी रेजिस्टेंट हो गई, दैट इज रिजल्ट इन resistant varieties, resistant varieties in much lesser time. थोड़े ही टाइम में वो रेजिस्टेंट हो गई। ठीक है, अब ये जो इवोल्यूशन, ये जो चेंज आया, ये ह्यूमन एक्शन की वजह से हुआ, इसीलिए इसे एंथ्रोपोजेनिक एक्शन कहते हैं। तो ये जो इवोल्यूशन हुआ वो कैसा हुआ, दैट इज एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, या कहो ह्यूमन एक्शन। ठीक है, ये जो इवोल्यूशन था, इवोल्यूशन जो है डायरेक्टेड प्रोसेस है नहीं, इट इज अ स्टैटोस्टैटिक, मतलब रैंडम प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, इट इज अ स्टोस्टैटिक प्रोसेस, मतलब रैंडम प्रोसेस है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो अब हम बात करेंगे एडेप्टिव रेडिएशन की। किसके बारे में बात करेंगे? नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डार्विन फिंचेस। एक लास्ट टॉपिक और है एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में। तो क्या होता है एडेप्टिव रेडिएशन में? इवोल्यूशन होता है अलग अलग स्पीशीज का, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज का, एक ही जियोग्राफिकल एरिया में, स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। ठीक है, उसी को एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं, दैट इज evolution of different species। अलग अलग स्पीशीज का इवोल्यूशन होता है इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया, इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया, इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया, स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, स्टार्टिंग फ्रॉम कॉमन पॉइंट। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं एडेप्टिव रेडिएशन के? पहला पहला एग्जाम्पल है डार्विन फिंचेस, डार्विन फिंचेस। दूसरा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। इन सबको याद कराने की भी अभी मैं ट्रिक बताऊंगी। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स और प्लेसेंटल मैमल्स, प्लेसेंटल मैमल्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं डार्विन फिंचेस के बारे में। तो डार्विन जब घूम रहे थे, मतलब एक बर्ड है, सीड ईटिंग बर्ड है, उसको फिंचेस कहा गया है, और उसे डार्विन ने देखा था इसीलिए उसे डार्विन फिंचेस कहते हैं। तो जब डार्विन घूम रहे थे इन सी वॉयज, जिसका नाम है HMS बीगल, ठीक है, दैट इज डार्विन ड्यूरिंग सी वॉयज, ठीक है, कहां पर? इन HMS बीगल, HMS बीगल। ठीक है, कहाँ गए थे? गैलापोगा आइलैंड, वेंट टू गैलापोग आइलैंड। ठीक है, उन्होंने एक छोटी सी बर्ड देखी, ऑब्जर्व स्मॉल बर्ड, एक छोटी सी बर्ड देखी। वो कौन से कलर की थी? ब्लैक कलर की, ब्लैक बर्ड।
और कितनी स्पीशीज देखी? ऑलमोस्ट 20 स्पीशीज। और उन्होंने उन स्पीशीज में क्या देखा? अगर हम उन स्पीशीज की बात करें तो ये डायग्राम दिया हुआ है। तो वो जो बर्ड देखी, स्मॉल ब्लैक बर्ड, उसको हमने कह दिया डार्विन फिंचेस। डार्विन फिंचेस। तो वो जो हमने डार्विन फिंचेस देखी, ओरिजिनली जर्नली वो कैसी बर्ड थी? दैट इज सीड ईटिंग। सिर्फ सीड खाती थी। सीड ईटिंग वाली को हम क्या कहेंगे? एंसेस्टर। लेकिन हमने देखा वो जो सीड ईटिंग बर्ड है, वो अपने अंदर मॉडिफिकेशन करके कुछ इंसेक्ट ईटिंग कर रही है, नेक्टर ईटिंग कर रही है, ठीक है, कैक्टस ईटिंग कर रही है। तो हमने क्या देखा, जब वो अलग अलग चीजें खा रही हैं तो उनके अंदर मॉडिफिकेशन हो गया उनकी चोंच में। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, तो जो उनकी बीक है वो क्या हो गई? मॉडिफाई हो गई एज पर द रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एज पर फीडिंग के हिसाब से। और जर्नली वो कैसी थी? दैट इज अ सीड ईटिंग बर्ड। ठीक है, एज पर फीडिंग हैबिटेट के हिसाब से, हैबिटेट के हिसाब से, टाइप ऑफ फूड के हिसाब से। फूड दे फूड फेड ऑन, मतलब जो फूड खा रही है उसके हिसाब से उनकी जो बीक है चेंज आ गया बीक में। ठीक है। अब एडेप्टिव रेडिएशन जब किसी भी स्पीशीज के अंदर हो रहा है, ठीक है, अगर एडेप्टिव रेडिएशन, अब ये देखो किसके अंदर हो रहा है? एज यू सी डार्विन फिंचेस के अंदर हो रहा है एडेप्टिव रेडिएशन। वो अपने आप को एडेप्ट कर रही है अलग अलग हैबिटेट की वजह से, तो इसे हम कहेंगे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। अगर कभी भी एडेप्टिव रेडिएशन किसी भी गिवन स्पीशीज में हो तो हम कहेंगे वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है। लेकिन अगर एडेप्टिव रेडिएशन एक से ज्यादा स्पीशीज के अंदर हो तो वो होगा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलो इसे लिख लेते हैं अब। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, एक स्लाइड और ऐड कर दूं। तो आपने क्या देखा? वेन एवर देयर इज एन एडेप्टेशन इन अ सिंगल स्पीशीज, ठीक है, अगर एडेप्टिव रेडिएशन जो है, एडेप्टिव रेडिएशन जो है वो कहाँ अकर हो रहा है? दैट इज अकर इन एडेप्टिव रेडिएशन ऑफ अ गिवन स्पीशीज। अगर एक स्पीशीज की बात करें तो वो क्या इंडिकेट करेगा? इंडिकेट इंडिकेट क्या करेगा? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। वेयर एज अगर एडेप्टिव रेडिएशन एक से ज्यादा स्पीशीज में हो, बट बट इफ मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन, if more than one adaptive radiation, ठीक है, occur in isolated area, isolated geographical area, isolated geographical area। जब एक से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन हो किसी भी जियोग्राफिकल एरिया में तो उसे कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। आई होप क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा तो आप आंसर कर लेंगे। एक स्पीशीज के बारे में पूछा जाए कि एक स्पीशीज अपने आप में चेंजेस ला रही है अपने हैबिटेट की वजह से तो वो है डाइवर्जेंट, अपने आपको डाइवर्ज कर रही है। लेकिन एक से ज्यादा स्पीशीज है एक ही जियोग्राफिकल एरिया में है तो वो है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये एडेप्टिव रेडिएशन आया है ऑफ मार्सूपियल्स इन ऑस्ट्रेलिया। मतलब जितने भी ऑस्ट्रेलिया के मार्सूपियल्स थे उन सब के अंदर जो भी एडेप्टिव रेडिएशन आया, मतलब एक मार्सूपियल था उसके अंदर चेंजेस आए हैं, तो ये है आपका डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट
इवोल्यूशन। इसके एग्जाम्पल याद करने का तरीका, दैट इज KBTM, ठीक है, दैट इज KBTMWS, और KBTM पे स्क्वायर है, KBTMWS, KBTMWS, KBTMWS। के दो हैं, एक है आपका कायोला कंगारू, बी से भी दो है, दैट इज बैंडिट एनिएटर, और दूसरा बैंडिकोट, टी से भी दो है, एक है टाइगर कैट, एक है टास्मानियन वॉल्फ, एम से भी दो है, दैट इज मार्सुपियल मोल, और दूसरा है मार्सुपियल रैट, डब्ल्यू से आपका हो गया वॉम्बैट, और एस से हो गया आपका शुगर ग्लाइडर, ठीक है। अब अगर एडेप्टिव क्वेश्चन आता है, which of the following evolution occur in the adaptive radiation of marsupials in Australia, तो देन उसका आंसर होगा डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। इसको याद करने का तरीका KBTM WS और बाकी सब पे स्क्वायर, चार पे स्टार्टिंग के चार पे स्क्वायर, K स्क्वायर B स्क्वायर T स्क्वायर M स्क्वायर WS। K से हो गया आपका कोयला कंगारू, बी से होगा बैंडिट एंडिएटर और दूसरे बी से बैंडिकोट, टी से टास्मेनियन वॉल्फ और टाइगर कैट, एम से मार्सुपियल मोल और मार्सुपियल रैट, डब्ल्यू से दैट इज वॉम्बैट, और एस से शुगर ग्लाइडर। अगर हम बात करते हैं ये प्लेसेंटल मैमल्स की और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स की, जब ये दोनों एक जगह रहने आए और इन दोनों के अंदर आपने एवोल्यूशन देखा, तो वो कौन सा एवोल्यूशन होगा, दैट इज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, क्योंकि यहाँ से एक, यहाँ पे क्या है, एक ही जियोग्राफिकल एरिया में एक से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन हो रहे हैं स्पीशीज के अंदर, एक हो रहा है प्लेसेंटल मैमल के अंदर, एक हो रहा है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल के अंदर, दैट इज, इसको हम कहेंगे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। मोल का क्या हो गया, मार्सुपियल मोल, एनिएटर का नम्बेट, माउस का मार्सुपियल मोल, लेमर का स्पॉटेड कैक्टस, फ्लाइंग स्क्वेलर का फ्लाइंग एलेंजर्स, बॉब कैट का टैस्मेनियन टाइगर कैट, और वॉल्फ का टैस्मेनियन वुल्फ, ठीक है। यहाँ पे आपको एक अलग अलग देखने को मिला है, एनिएटर और नम्बेट वाला, दूसरा देखा है लीमर और स्पॉट कासिस वाला, ठीक है, तीसरा देखा है बॉबकैट और टास्मेनियन टाइगर कैट वाला, ठीक है। बाकी सब में कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी है, जैसे कि मोल मार्सुपियल मोल, माउस मार्सुपियल माउस, फ्लाइंग स्क्वायरल फ्लाइंग फैलेंजर, ठीक है, वॉल्फ टास्मेनियन वॉल्फ, बॉबकैट टास्मेनियन टाइगर कैट, लैमर स्पॉट कैक्टस, और एनिएटर नम्बेट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्यों है, क्योंकि एक ही जियोग्राफिकल एरिया में दो स्पीशीज के अंदर एडेप्टिव रेडिएशन आ रहा है। इज इट क्लियर? लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं जो आज की मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी है उसके बारे में। एक आपका एक्सपेरिमेंट दे रखा है, दैट इज योर हार्डी-वेइंग इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल। इसके कहने का क्या मतलब है, इनके कहने का मतलब है कोई भी लार्ज पॉपुलेशन, एक बहुत बड़ी लार्ज पॉपुलेशन है और उसके अंदर रैंडम मेटिंग हो रही है। रैंडम मेटिंग का मतलब किसी की भी शादी किसी के भी साथ हो रही है, ठीक है। इन अ लार्ज पॉपुलेशन, क्या क्या क्राइटेरिया लिया है, एक लिया है लार्ज पॉपुलेशन है, इन अ लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है। कैसी हो रही है, दैट इज अ रैंडम मेटिंग, रैंडम मेटिंग, रैंडम मेटिंग हो रही है। जब कोई भी लार्ज पॉपुलेशन और किसी की भी शादी किसी के भी साथ हो रही है, उस टाइम पे जो भी एलीलिक फ्रीक्वेंसी है, जो भी एलेलिक फ्रीक्वेंसी है वो कितनी रहेगी, दैट इज रिमेन कांस्टेंट। एलेलिक फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी या फिर स्टेबल रहेगी, क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, स्टेबल रहेगी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक एलिलिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी किसी भी लार्ज पॉपुलेशन में रैंडम मीटिंग के दौरान, इन आ नो इवोल्यूशनरी प्रोसेस, वो भी तब तक जब तक उसके अंदर कोई भी इवोल्यूशनरी प्रोसेस जो है वो नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है, कोई भी इवोल्यूशनरी प्रोसेस नहीं हुआ है। कौन कौन से इवोल्यूशनरी प्रोसेस होते हैं, नो इवोल्यूशनरी प्रोसेस, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिससे इवोल्यूशन आए, ठीक है। कौन कौन से प्रोसेस है, पहला है जीन फ्लो,
और जीन फ्लो को ही कहते हैं जीन माइग्रेशन। जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नो। ये ना हो तब तक एलिलिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। और क्या नहीं होना चाहिए? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो एलिलिक फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। इसके अलावा और क्या नहीं होना चाहिए? म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्या नहीं होना चाहिए? जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए। अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होगा तो एलिलिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, हाँ। अगर नहीं होगा जेनेटिक ड्रिफ्ट तभी एलिलिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। ये सारे कैसे प्रोसेस है? ये सारे वो प्रोसेस है जिससे चेंजेस आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और क्या है आपका? है एक और नेचुरल सिलेक्शन। तो ये सारे अगर प्रोसेस नहीं होंगे तो कोई भी इवोल्यूशनरी चेंज नहीं आएगा और एलिलिक फ्रीक्वेंसी किसी भी जगह की कांस्टेंट रहेगी जनरेशन आफ्टर जनरेशन इन अ लार्ज पॉपुलेशन रैंडम मीटिंग में। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट, अब हमने जीन लिया है, ठीक है। क्या लिया है? जीन लिया है। उस जीन में एक आपका डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा, ठीक है। कैपिटल टी को आप डोमिनेंट मान लो और स्मॉल टी को आप क्या मान लो? रिसेसिव मान लो, ठीक है। डोमिनेंट के लिए आप लिख दोगे कैपिटल टी या कैपिटल ए। स्मॉल टी के लिख दोगे स्मॉल टी या फिर स्मॉल ए। और हेट्रोजाइगस के लिए लिख दोगे स्मॉल ए कैपिटल ए, ठीक है। नेक्स्ट, इन्होंने बताया है P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इनके कहने का मतलब ये है, ठीक है। क्या है इनके कहने का मतलब? अगर हम बात करें तो इनके कहने का क्या मतलब है? लेट्स सी। इनके कहने का मतलब है अगर हमें निकालना हो तो P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 रहेगा। मतलब P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 रहेगा। P आपने लिया है डोमिनेंट के लिए, मतलब कैपिटल ए। 2PQ लिया है आपने हेट्रोजाइगस, मतलब इसके लिए क्या से लिखेंगे? ए कैपिटल ए स्मॉल ए और क्यू स्क्वायर जो है वो है आपका रिसेसिव। और इसके लिए आप क्या लिखोगे? दैट इज स्मॉल ए। तो ये जो P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 है, ये क्या है? कांस्टेंट है। और ये भी किसी भी जीन या किसी भी पॉपुलेशन का क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होगा। तब तक जब तक कोई जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन या नेचुरल सिलेक्शन ना हो, तब तक कोई भी एलिलिक फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? लेट्स मूव फर्दर। अब हम देखते हैं जीन फ्लो और जीन माइग्रेशन होता क्या, ठीक है। एक जीन पूल है, जीन पूल। जीन पूल क्या होता है? जीन पूल होता है कि जितनी भी पॉपुलेशन के अंदर जीन है उनका सम टोटल। सो दैट इज सम टोटल ऑफ ऑल जीन इन पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन में जितनी भी जीन्स हैं उनको हम कहते हैं जीन पूल। दैट इज योर जीन पूल, ठीक है। अब इस जीन पूल में कुछ भी इमिग्रेशन हो सकता है। इमिग्रेशन मतलब एग्जिट। ऐसा हो सकता है कुछ निकल जाए यहां से, एग्जिट हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एड ऑन हो जाए, और एड ऑन को हम कहते हैं एमिग्रेशन। और अगर ऐसा होगा तो आपका जीन पूल जो है वो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। जीन पूल क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब होगा। और ये जीन पूल में कुछ आ रहा है या कुछ जा रहा है, इसी को क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को कहते हैं जीन माइग्रेशन, ठीक है। इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे? दैट इज जीन माइग्रेशन। जब किसी भी जीन पूल में कुछ आ रहा है या जा रहा है जिससे जीन पूल डिस्टर्ब हो रहा है, उसी को हम कहेंगे जीन माइग्रेशन।
और ये जब जीन माइग्रेशन एक से ज्यादा मल्टीपल टाइम्स अगर होती है, व्हेन द जीन माइग्रेशन अकर मल्टीपल टाइम, बहुत ज्यादा बार होगी, तो उसी को क्या कहा जाता है, इज कॉल्ड जीन फ्लो। क्या कहा जाएगा, जीन फ्लो कहा जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं, अब हम पढ़ते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बारे में। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जब कभी भी गैमीट बनता है तो रिकॉम्बिनेशन कब अकर होता है, मियोसिस में। मियोसिस में कब, कौन से मियोसिस में, मियोसिस 1 में, प्रोफेज 1 में, ठीक है, पैकेटीन स्टेज में, जहां पे क्रॉसिंग ओवर होती है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, कब होगा, दैट इज ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। जब गैमीट बनते हैं उस टाइम पे, कब, कहाँ होगा, इन मियोसिस। रिकॉम्बिनेशन कहाँ होगा, मियोसिस के अंदर। रिकॉम्बिनेशन अकर, और अगर ऐसा होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। दैट इज लीड टू चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, लीड टू चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। म्यूटेशन की अगर हम बात करें, म्यूटेशन क्या होता है, ये भी एक तरीके का चेंज होता है, ठीक है। दैट इज इन सेवरल जनरेशन, बहुत सारी जनरेशन चली आ रही है और उस टाइम पे कोई भी चेंज अगर हुआ है, दैट इज माइट बी सम चेंजेस, अगर कोई भी चेंजेस अकर हुए हैं, चेंजेस अकर इन मेंबर, ठीक है, और वही सरवाइव करेंगे जो ज्यादा फिट होंगे इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। और ओनली दोज विल survive who are more fit to their environment, who are more fit in environment। तो इससे भी क्या हो सकता है, चेंज आ सकता है, ठीक है। और क्या होगा, जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा, ठीक है। दैट इज लीड टू चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी। इससे भी क्या होगा, कोई आपका चेंज आ जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें म्यूटेशन के अलावा, तो एक होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, किसी भी छोटी पॉपुलेशन के अंदर, स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर आता है। जब कभी भी जीन जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होगा, कोई भी स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर में जीन फ्रीक्वेंसी बदल जाए, किसकी वजह से, नेचुरल क्लैमिटी की वजह से या जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से, उसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। सडन चेंज आए किसी भी स्मॉल पॉपुलेशन में, क्या होगा, इन स्मॉल पॉपुलेशन, जब भी किसी छोटी पॉपुलेशन में देयर इज चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, चेंज आ जाए जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर, क्या आ जाए, चेंज आ जाए जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर, ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी, नेचुरल कैलामिटी की वजह से या जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से, किसी नेचर की वजह से आ जाए या जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से आ जाए, जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से हो जाए। तो ये होता है आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है दो तरीके का होता है, एक होगा आपका फाउंडर इफेक्ट, फाउंडर इफेक्ट, एक होगा बॉटल नेक इफेक्ट, बॉटल नेक इफेक्ट। अगर हम बात करते हैं फाउंडर इफेक्ट की, ठीक है, अब किसी भी स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के अंदर चेंज आ जाए, ठीक है, एक बड़ी सी पॉपुलेशन थी, ठीक है, कोई भी स्मॉल ग्रुप के अंदर चेंज आया और वो पॉपुलेशन से अलग हो गए, ठीक है,
और उन्होंने अपनी एक नई पॉपुलेशन बना ली, तो उसी को हम कहते हैं फाउंडर इफेक्ट। ठीक है, मतलब एक आपकी मेन पॉपुलेशन थी, उसी मेन पॉपुलेशन में क्या आया, दैट इज उसी मेन पॉपुलेशन के छोटे से एरिया में चेंज आया, दैट इज अ बाय चांस, बाय चांस देयर इज चेंज इन पॉपुलेशन, देयर इज change in population, there is change in population, population के अंदर कोई भी चेंज आया, कितनी पॉपुलेशन के अंदर, स्मॉल ग्रुप के अंदर, और वो जो स्मॉल ग्रुप है अब वो मेन पॉपुलेशन से अलग हो गया। ठीक है, अब वो जो स्मॉल ग्रुप था जिसके अंदर चेंज आया वो अलग हो गया, स्मॉल ग्रुप जो है वो क्या होगा, आइसोलेट हो गया, आइसोलेट फ्रॉम पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से अलग हो गया और एक क्या बना लिया, नई जगह बना ली, एंड फॉर्म अ न्यू पॉपुलेशन, एंड फॉर्म न्यू पॉपुलेशन, और एक नई पॉपुलेशन बना ली, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे नोन एज फाउंडर इफेक्ट। क्या कहेंगे, ये क्या हो गया, बाय चांस एक नया इफेक्ट आ गया, नोन एज फाउंडर इफेक्ट। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू एवरीवन। बॉटल नेक इफेक्ट आपकी एनसीईआरटी पे नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं ताकि ये ना हो कि मैम ने पढ़ाया नहीं। ठीक है, अब एक पॉपुलेशन है जो कि बहुत ज्यादा इनफ है। ठीक है, जैसे ये एक पॉपुलेशन है, बॉटल बनाते हैं, और ये पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इनफ है। ठीक है, इसके अंदर पॉपुलेशन है पूरी तरीके से भरी हुई है, मतलब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा इनफ है कि वो लग रही है कि एक बॉटल के अंदर पूरी पॉपुलेशन जो है भरी हुई है। ठीक है, बाय चांस इसके अंदर कुछ चेंज आया, ठीक है, दैट इज इनफ पॉपुलेशन है, ये क्या है, इनफ पॉपुलेशन, पूरी तरीके से भर रखी है, ऐसा लग रहा है फुल बॉटल भर रखी है, इसके अंदर कोई भी चेंज आया, चेंज आया, ठीक है, और सिर्फ इतना रह गया, इरेजर कहाँ है, हाँ, कोई भी चेंज आया और पॉपुलेशन कितनी रह गई, एक मिनट बेटा, कोई भी चेंज आया और पॉपुलेशन सिर्फ इतनी रह गई, कितनी रह गई, सिर्फ नेक जितनी, मतलब पूरा नीचे का हिस्सा गायब हो गया, सिर्फ इतनी पॉपुलेशन बाकी है, मतलब ये नेक जितना हिस्सा जो है इतना ही बाकी है जैसे ही चेंज आया, और वो जो नेक जितना हिस्सा जो बाकी है उसी को हम कह देंगे दैट इज पीस ऑफ नेक ऑफ पॉपुलेशन इज लेफ्ट। किसी चेंज आने की वजह से कितनी पॉपुलेशन रह गई, पीस ऑफ नेक ऑफ पॉपुलेशन लेफ्ट, पॉपुलेशन लेफ्ट। ऐसा एक एग्जाम्पल कोई देख सकते हो, जैसे कि पहले के टाइम पे चीता बहुत थे, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा, जैसे पहले क्या थे, चीता जो थे बहुत थे, लेकिन अब चीता कितना रह गए हैं, बॉटल नेक की तरह। ठीक है, एक्सेसिव ह्यूमन हंटिंग की वजह से चीता जो है धीरे धीरे खत्म हो गए हैं, और पहले वो बॉटल जितने पूरे भरे हुए थे अब सिर्फ बॉटल की नेक जितने रह गए हैं। ठीक है, उसी को बॉटल नेक इफेक्ट कहते हैं, दैट इज एक्सेसिव ह्यूमन हंटिंग ऑफ चीता, कि क्या हो गई है, बॉटल नेक इफेक्ट हो गया। ठीक है, एक्सेसिव हंटिंग ऑफ चीता, ज्यादा चीता की हंटिंग करने की वजह से, ठीक है, ज्यादा चीता की हंटिंग की वजह से क्या हो गया, रिजल्ट इन बॉटल नेक इफेक्ट, रिजल्ट इन बॉटल नेक इफेक्ट, सिर्फ इतना ही इफेक्ट रह गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन भी जो है आपका तीन तरीके का होता है। ठीक है, पहला नॉर्मल, ठीक है, दूसरा प्रोग्रेसिव, और तीसरा डिसरप्टिव।
ठीक है, पहला है नॉर्मल। नॉर्मल मतलब स्टेबलाइजिंग। प्रोग्रेसिव मतलब डायरेक्शनल, एक तरफ जा रहा है, डायरेक्शनल। और डिसरप्टिव मतलब अभी देखते हैं। अगर हम नॉर्मल और स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन की बात करें तो जो नेचर है वो एवरेज मीन वैल्यू सेलेक्ट करता है। मतलब ऐसा तो नहीं है ना, अगर हम नॉर्मल पॉपुलेशन की बात करें तो ऐसा नहीं है ना कि अगर हाइट की बात करें तो या तो आपको कम हाइट वाले लोग दिखेंगे या आपको ज्यादा हाइट लाइक वाले लोग दिखेंगे। लेकिन ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? एवरेज हाइट वालों की। ठीक है, वही है नॉर्मल और स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन कि जो नेचर है, नेचर क्या सेलेक्ट कर रहा है? नेचर सेलेक्ट इंडिविजुअल। नेचर ने कैसे इंडिविजुअल सेलेक्ट किए? दैट इज विद मीन कैरेक्टर वैल्यू। कुछ छोटे लोग हैं हाइट वाले, कुछ बड़ी हाइट वाले लोग हैं, लेकिन एवरेज ज्यादातर लोग कैसे हैं? एवरेज हाइट वाले। मीन कैरेक्टर वैल्यू, मीन कैरेक्टर वैल्यू। ठीक है, एग्जाम्पल एवरेज हाइट। एवरेज हाइट की पॉपुलेशन क्या है? ज्यादा है। ठीक है, ऐसा ही है ना, पॉपुलेशन अगर हम देखें तो आपको एक आधे बहुत लंबे दिखेंगे, एक आधे बहुत छोटे दिखेंगे, लेकिन एवरेज हाइट वाले ज्यादा दिखेंगे। तो अगर हम इसका ग्राफ जब ड्रॉ करते हैं तो ये आएगा बिल्कुल बीचों बीच में। और ये ग्राफ कैसा हो रहा है? पीक इसकी कैसी हो रही है? नैरोअर हो रही है, नैरो होती जा रही है, पीक गेट नैरोअर। पीक कैसी हो रही है? नैरोअर हो रही है। अगर हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव और डायरेक्शनल की, मतलब नेचर जो है वो एक ही तरीके के इंडिविजुअल सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि आपने इंडस्ट्रियल मेलानिज्म पढ़ा था, तो बिफोर इंडस्ट्री के पहले क्या था? विंग वाइट वाले ज्यादा थे, आफ्टर इंडस्ट्री के बाद क्या थे? डार्क वाले ज्यादा थे। मतलब नेचर एक ही तरीके के इंडिविजुअल सेलेक्ट कर रहा था। ठीक है, नेचर कैसे सेलेक्ट कर रहा था? एक्सट्रीम पोजीशन वाले, या तो ये मेजोरिटी वाले ज्यादा सेलेक्ट कर रहा था। ठीक है, नेचर सेलेक्ट वन ऑफ द एक्सट्रीम फिनोटाइप, एक्सट्रीम फिनोटाइप। ठीक है, इंस्टेड ऑफ मीन वैल्यू। मीन वैल्यू से ज्यादा वो क्या सेलेक्ट कर रहा था? एक तरफ का मीन वैल्यू। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है? इंडस्ट्रियल मेलानिज्म पहले कैसे सेलेक्ट कर रहा था और बाद में कैसे सेलेक्ट कर रहा था। ठीक है, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, देख लेना बेटा। ठीक है, तो पीक क्या आपकी तरफ शिफ्ट होगी? या तो पीक इस तरफ को शिफ्ट होगी, या फिर जो पीक है वो इस तरफ को शिफ्ट होगी। ऐसे ही हो रही है, तो मतलब पीक कैसी हो रही है अब की बार? दैट इज पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन, पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन। ठीक है, इंडस्ट्रियल मैनरिज्म मतलब बिफोर, पहले जब इंडस्ट्री नई थी तो व्हाइट वाले ज्यादा थे, और जब इंडस्ट्री आ गई तब डार्क वाले ज्यादा है। तो एक ही तरफ शिफ्ट हो रही है ना बेटा। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रप्टिव की। लेट अस टॉक अबाउट डिस्ट्रप्टिव। डिस्ट्रप्टिव में क्या होता है? पेरिफेरल वैल्यू सेलेक्ट हो रही है। ठीक है, एक साथ बोथ, बोथ पेरिफेरल, बोथ पेरिफेरल वैल्यू आर सेलेक्टेड टुगेदर। एक साथ क्या हो रही है? पेरिफेरल वैल्यू सेलेक्टेड हो रही है। ठीक है, दोनों तरफ की। मतलब ग्राफ अगर है तो आपकी ये वैल्यू भी सेलेक्ट हो रही है, आगे चल के ये वैल्यू भी सेलेक्ट हो रही है। जैसे स्नेल का एग्जांपल लो, ब्लैक वाले भी सेलेक्ट हो रहे हैं, व्हाइट वाले भी, लेकिन ग्रे वाले सेलेक्ट नहीं हो रहे। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रप्टिव पॉपुलेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो ये था आज के बारे में। इन द नेक्स्ट वीडियो हम इवोल्यूशन का ब्रीफ अकाउंट पढ़ेंगे, जिसमें हमें ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ना है, क्या क्या इवोल्यूशन है उनके बारे में पढ़ना है, और उनकी क्या क्या थ्योरी है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच एवरीवन।
आराम से लेक्चर देखिए, एक एक चीज अच्छे से कवर कर रही हूँ, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू so much once again. Stay tuned with our channel and see you in the next video.